हेलो एवरीवन। आज हम रिवीजन करने वाले हैं SA 505, 520 एंड 530 के। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस के ऊपर है, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर एंड 530 ऑडिट सैंपलिंग के ऊपर। 510 इस सीरीज के अंदर मैं आपको लेटर ऑन कराऊंगा जब हम SA 710 करेंगे उसके साथ, क्योंकि 510 एंड 710 में कई बार कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि 510 अप्लाई करना है और वी हैव टू अप्लाई द SA 710। सो लास्ट सेशन में हमने 500, 501 एंड 620 कवर अप कर लिया था, तो आज स्टार्ट करते हैं 505 के साथ। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस का स्टैंडर्ड है और इसके अंदर हमें कवर अप करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस कितने टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस यदि हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें किन किन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड स्पेशल सिचुएशंस लाइक ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहता है बट मैनेजमेंट ने मना कर दिया। मैनेजमेंट ने मना नहीं किया बट थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया लेकिन ऑडिटर उस पर रिलाई नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम डाउट्स। तो ऐसी कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सो स्टार्ट करते हैं SA 505 के साथ। SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस का मतलब क्या है? एक ऑडिट एविडेंस जो डायरेक्टली कलेक्ट किया गया है इन द रिटर्न फॉर्म, ऑडिटर ने कलेक्ट किया किससे? फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों यूज किया? एक पार्टी ऑडिटर, दूसरी पार्टी क्लाइंट। क्लाइंट की कोई भी एसोसिएशन है या कोई डीलिंग है किसी पर्सन के साथ जिसको आप कंफर्म कर रहे हैं, तो या तो आप इसको थर्ड पार्टी का नाम दे सकते हैं और आप इसको कंफर्मिंग पार्टी का नाम दे सकते हैं, ईदर इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम। कितनी तरह की होती हैं? 2 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक रिक्वेस्ट दैट confirming party respond directly to the auditor, indicating क्या वो एग्री करती है थर्ड पार्टी या वो डिसएग्री करती है। एग्री करे तो भी रिप्लाई देना है, डिसएग्री करती है तो भी रिप्लाई देना है। और समटाइम्स इट्स हैपन ऑडिटर हो सकता है इंफॉर्मेशन लिखे ही ना, उसकी रिक्वेस्ट ही थर्ड पार्टी से करें, तो इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी विल प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। सो पॉजिटिव रिक्वेस्ट वो है कि जहां पर ऑडिटर एक्सपेक्ट करके चलता है कि थर्ड पार्टी मुझे अपना रिप्लाई भेजेगी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। 3 एस्पेक्ट हो गए। नंबर 1, ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन लिख दी और कहा क्या आप इस इंफॉर्मेशन से एग्री करते हैं। नंबर 2, इंफॉर्मेशन लिखी, क्या आप इस इंफॉर्मेशन से डिसएग्री करते हैं। नंबर 3, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है, आप मुझे वो इंफॉर्मेशन बताइए। इंफॉर्मेशन दी नहीं, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है। और नेगेटिव रिक्वेस्ट क्या है? जहां पर ऑडिटर इंफॉर्मेशन लिखकर देता है और थर्ड पार्टी को कहता है यदि आप डिसएग्री हैं तो आप मुझे बताइए। अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री, ओनली व्हेन द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तब थर्ड पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी। फिर किन किन एरियाज में एक्सटर्नल कंफर्मेशंस को यूज किया जा सकता है? बैंक बैलेंसेस कंफर्म करने के लिए, डेटर क्रेडिटर्स के बैलेंसेस कंफर्म करने के लिए,
इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, लाइक कंसाइनी हो गया, जॉब वर्कर हो गया। प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीद ली बट डिलीवरी नहीं मिली। लोन लिया गया है तो आप लोन की कंफर्मेशन ले सकते हैं लेंडर से। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शंस विद थर्ड पार्टीज। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर में 4 एक्टिविटीज आ जाती है। सबसे पहली एक्टिविटी आती है कि हमें कंफर्म करना है, हमें डिटरमिन करना है हमें क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है। मुझे कोई बैलेंस कंफर्म करना है, मुझे ट्रांजैक्शन की अकरेंस कंफर्म करनी है, मुझे कोई टर्म एंड कंडीशन के बारे में पता करना है। लोन दिया गया है किसी के द्वारा थर्ड पार्टी ने क्लाइंट को, तो मुझे थर्ड पार्टी से लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म करना है। तो सबसे पहली चीज तो हो गई डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। जिस इंफॉर्मेशन को आप कंफर्म करना चाहते हैं आप उसको डिटरमाइन करिए। रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंस, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंफर्म करना चाहते हैं। देयर आफ्टर किस पर्सन से कंफर्म करना चाहते हैं, आपको उन पर्सन्स को सेलेक्ट करना होगा जिनसे आप ये कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, और कौन सी पार्टी से आपको ये कंफर्मेशन लेनी चाहिए। इसके लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि कंफर्मिंग पार्टी मस्ट पोजेस दैट इंफॉर्मेशन। कंफर्मिंग पार्टी एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसको मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा तो दे विल अंडरस्टैंड कि उनसे क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है। कंफर्मिंग पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल नहीं है, देन ओनली मुझे उस कंफर्मिंग पार्टी को एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। बट यदि मुझे लगता है कंफर्मिंग पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल है, या कंफर्मिंग पार्टी उस इंफॉर्मेशन को पोजेस ही नहीं करती है, या कंफर्मिंग पार्टी मिसअंडरस्टैंड करेगी मेरी रिक्वेस्ट को, तो इन सिचुएशन में मुझे उस पार्टी को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, एंड रादर मुझे किसी ऑल्टरनेट प्रोसीजर पर जाना चाहिए। तो फर्स्ट वन, डिटरमिन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। सेकेंड वन, सेलेक्ट द कंफर्मिंग पार्टी। देयर आफ्टर डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि आपकी जो ये कंफर्मेशन है आप इसको पॉजिटिव रिक्वेस्ट की फॉर्म में देंगे, नेगेटिव रिक्वेस्ट की फॉर्म में देंगे, या फिर पॉजिटिव देंगे तो उसके अंदर बैलेंस लिख कर देंगे, या आप इंफॉर्मेशन की डिमांड करेंगे। मींस जो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई थी ऊपर, किस फॉर्म में आप रिक्वेस्ट को डिजाइन करेंगे तो वो आपको डिसाइड करना है। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की डिजाइनिंग करते वक्त आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करना है। मैं इसके कीवर्ड हाईलाइट करा देता हूं। क्या असर्शन आप एग्जामिन कर रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट की एनकरेजमेंट, एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल डिजाइनिंग एनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या असर्शन आप एग्जामिन करना चाहते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, क्या मैनेजमेंट कंफर्मिंग पार्टी को एनकरेज कर रही है कि वो ऑडिटर को रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ऑडिटर का अपना प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट क्या होगी, और क्या थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी एबल है टू प्रोवाइड मी द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन और टू कंफर्म द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। देयर आफ्टर फिर आपने अपनी रिक्वेस्ट लेटर भेज दी, एंड जब आपने रिक्वेस्ट भेज दी तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको उसका फॉलो अप लेना है यदि रिक्वेस्ट के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो, और रिक्वेस्ट पर कोई रिस्पॉन्स आ गया देन अकॉर्डिंगली स्पेशल सिचुएशंस के अंदर आपको उसके ऊपर फर्दर जो भी आपको इवैल्यूएशंस करनी है, उसके बेस पर जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं वो काम आपको करना है। नाउ मेन पार्ट स्टार्ट होता है अब यहां से, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट वन, लेट्स से मैनेजमेंट
refuses to allow the auditor to send the confirmation request. Sometimes it's happened that we are willing to apply external confirmation procedures, but when we discuss it with the management refuses that external confirmation procedure cannot be applied. In such circumstances, we need to inquire the reasons why we cannot apply the external confirmation procedure. These reasons will be provided by management to us, and these reasons needs to be examined to ensure whether the reasons are reasonable, whether the reasons are valid. We need to collect the evidences as to the validity and the reasonableness of the reasons given by the management. And if reasons given by the management seems to be valid, in that situation we need to perform the alternate audit procedures. Inquire as to the reasons and to seek evidence as to the validity and the reasonableness. Evaluate implications of refusal on the assessment of risk of material misstatements and perform alternate audit procedure in case the reason seems to be satisfactory. However, if the reasons given by the management seems to be unsatisfactory, in that situation we need to communicate to the TCWG. We need to identify the implications for the audit, and in such circumstances we may also consider to modify our opinion in accordance with SA 705. This is a very, very important topic. A number of case studies also been asked in the exams on this topic. Now the next one, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस के लिए मैनेजमेंट ने मुझे रिफ्यूज नहीं किया, बट जब मैंने रिक्वेस्ट लेटर भेजी तो मेरे पास रिप्लाई नहीं आया. फर्स्ट सिचुएशन, कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, देन आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करिए, पहली बात. नंबर 2, कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया और मैं नीचे वाला पॉइंट ले रहा हूं, पहले एक्सेप्शन अराइज हुई, मींस कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री कर रही है. कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री कर रही है, इसका मतलब एक डिफरेंस आ गया किसके बीच में, जो इंफॉर्मेशन मैंने उनको भेजी थी और जो इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे प्रोवाइड की है. देन आई नीड टू इन्वेस्टिगेट टू डिटरमाइन कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है. मान लीजिए थर्ड पार्टी ने डिसएग्रीमेंट भी नहीं दिखाया. ओके, थर्ड पार्टी ने डिसएग्रीमेंट भी नहीं दिखाया, लेकिन अब थर्ड पार्टी एग्री कर रही है, बट मुझे डाउट है इस रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी पर. रीजन क्यों मुझे डाउट है? बिकॉज मेरे पास कुछ अदर एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो रिस्पॉन्स मुझे थर्ड पार्टी ने दिया और जो मेरे पास अदर एविडेंसेस अवेलेबल हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. या मैंने कोई दूसरा प्रोसीजर भी अप्लाई किया, से फॉर एग्जांपल जिस ट्रांजैक्शन पर मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई किए हैं, उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर भी अप्लाई किया. जो रिजल्ट एनालिटिकल प्रोसीजर्स का आया और जो रिजल्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू मेरे पास रिस्पॉन्स आया, वो आपस में इनकंसिस्टेंट थे. एज ए रिजल्ट मुझे कुछ डाउट अराइज हुए हैं इन एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स पर. ओके, परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर सो एज टू कलेक्ट फर्दर एविडेंसेस टू रिजॉल्व द डाउट्स, टू रिजॉल्व डाउट. नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल. रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल मीनिंग यहां पर तो मुझे डाउट था, यहां पर मैंने कंफर्म किया है कि यस ये रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, ये रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, गलत बताया है मुझे. क्यों? मेरे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस रिस्पॉन्स की नॉन रिलायबिलिटी का, कि ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है
इसने जो मुझे जवाब भेजा है ये जवाब मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत जवाब भेजा गया है। तो रिजल्ट इसके कारण मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो चुकी है और इन सिचुएशन में आपको अपना जो रिस्क है वो ज्यादा नजर आ रहा है एंड अंडर दैट सिचुएशन आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट इनको चेंज कर सकते हैं। आप प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को बढ़ा सकते हैं। कंसीडर इट्स इफेक्ट ऑन एनटीई ऑफ अदर प्रोसीजर्स। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती और आपको लगता है कि रिस्पॉन्स जरूरी है और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहे। इन सच सिचुएशन फिर तो एक ही रिजल्ट आता है, आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दें इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 705। नाउ अभी हमने पढ़ा कि जो कंफर्मेशंस हैं वो दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट करते हैं रिप्लाई थर्ड पार्टी एग्री करे तब भी, थर्ड पार्टी डिसएग्री करे तब भी। बट नेगेटिव कंफर्मेशंस के अंदर आप रिप्लाई तभी एक्सपेक्ट करते हैं जब थर्ड पार्टी एग्री करती है। तो ये अपने आप में एक लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देता है, बिकॉज समटाइम्स इट्स हैपन कि हमने लेटर भेजी, थर्ड पार्टी को नहीं मिली, थर्ड पार्टी को मिल गई, उसने रिप्लाई नहीं दिया, थर्ड पार्टी ने रिप्लाई दिया बट वो रिप्लाई मेरे तक नहीं पहुंचा। तो इन सिचुएशंस के अंदर मैं तो मान लेता हूं कि थर्ड पार्टी एग्री कर रही है क्योंकि मेरे पास उनकी डिसएग्रीमेंट नहीं पहुंची है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड सुजेस्ट करता है कि ये स्टैंडर्ड सुजेस्ट कर रहा है कि नेगेटिव रिक्वेस्ट का लिमिटेड यूज करना चाहिए और इसने कहा 4 कंडीशंस पूरी हों देन ओनली आप नेगेटिव रिक्वेस्ट को यूज करें। वो 4 कंडीशंस क्या है? नंबर 1, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है। नंबर 2, पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होमोजिनस सिमिलर नेचर की ऑफ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल होमोजिनस लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्सेप्शन रेट, डिफरेंस के चांस, एक्सेप्शन मतलब अभी करा हमने, एक्सेप्शन का मतलब है डिफरेंस। तो एक्सेप्शन के जो चांसेस हैं आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बहुत कम लगते हैं। एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांस और कंडीशंस दैट थर्ड पार्टी विल डिसरिगार्ड, इग्नोर कर देगी मेरी रिक्वेस्ट को। तो यदि ये चारों कंडीशंस पूरी होती हैं इन दैट सिचुएशन मुझे नेगेटिव रिक्वेस्ट को यूज मैं कर सकता हूं, अदरवाइज नेगेटिव रिक्वेस्ट का यूज रिकमेंडेड नहीं है। इवेलुएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड, जो एविडेंस आपको मिले हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू, उनको इवेलुएट करिए। क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिजल्ट आपको सफिशिएंट, रेलिवेंट, रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, और यदि नहीं करते तो क्या दूसरे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना जरूरी है। तो ये SA 505 की एक हमारी रिवीजन थी। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जो केस स्टडी बेस्ड हैं वो कराता हूं। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल, दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल, तीसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय मिस्टर जेड व्हेन डिजाइनिंग अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या क्या फैक्टर थे? असर्शन, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपका अपना प्रायर एक्सपीरियंस, लेआउट एंड डिजाइनिंग ऑफ रिक्वेस्ट या प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट एनकरेजमेंट टू कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, और एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। नेक्स्ट केस स्टडीज हैं May 11 का क्वेश्चन, May 18 का क्वेश्चन। May 18 का क्वेश्चन, नेवर परमिट लिमिटेड refuse to allow you to get direct confirmation of the outstanding balances of trade receivable. मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया on grounds of materiality. You want to ensure that at least outstanding above a threshold limit needs to be confirmed. यदि कंपनी रेलेंट है, बिल्कुल मना कर रही है, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? तो यदि मैनेजमेंट हमें मना कर दे तो इन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, वी नीड टू इंक्वायर द रीजंस।
व्हाई द मैनेजमेंट इज रिफ्यूजिंग, एंड बेस्ड अपॉन दीज रीजंस हमें उन रीजंस की वैलिडिटी और रीजनेबलनेस को डिटरमाइन करना चाहिए। उनके रीजंस के कारण क्या मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को दोबारा से रीअसेस करना चाहिए, कंसीडरिंग दैट रिस्क मे बी ऑन हायर साइड। नंबर 3, यदि उनके रीजंस अनसेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं देन आप मैनेजमेंट को टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करिए, इंपैक्ट निकालिए, ऑडिट के ऊपर क्या पड़ेगा, और ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। एंड इफ रीजंस सीम्स सेटिस्फैक्टरी देन आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीपी May 20. Your firm has been appointed as the statutory auditor. While verification of trade receivable on 31st March 19, accountant requests you not to send balance confirmation to a particular group of trade receivable क्योंकि ये balances under dispute हैं and the matter is pending in the court. ओके, कोई बात नहीं, रीजंस मैनेजमेंट ने बताया, आप इन रीजंस की रीजनेबलनेस एंड वैलिडिटी को चेक करिए। यदि रीजन सेटिस्फैक्टरी है देन परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, यदि रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, इवैल्यूएट इट्स इंपैक्ट ऑन ऑडिट एंड ऑडिट ओपिनियन एंड मॉडिफाई द ओपिनियन इफ ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट बीन कलेक्टेड। नेक्स्ट वन, नवंबर 2009 का क्वेश्चन है। Moon Limited replaced its auditor and during the audit new auditor found a credit item of 5 lakh. On inquiry company explained him that it is a very old credit balance. बहुत पुराना credit balance है। Creditor ने approach नहीं किया है for the payment nor he is traceable. Under the circumstances no confirmation of credit balance is available. ओके, यदि एक्सटर्नल कंफर्मेशंस अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन के कारण, इन दैट केस हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर जा सकते हैं। एक बहुत पुरानी क्रेडिट आइटम है, बहुत पुरानी क्रेडिट आइटम है, तो इसका मतलब आप क्रेडिटर है, आपने ये पैसा लेना है किसी से, लेकिन आपने जिसको देना है वो पर्सन ट्रेसेबल नहीं है। आपने उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन की थी, क्या कम्युनिकेशन की है, वो सब चीजों को चेक करिए। उसके बाद आपको लगता है कि इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिटेन करने की आवश्यकता नहीं है, देन आप राइट ऑफ का सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अब आप एक बार अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं बढ़ता हूं अब आगे। नेक्स्ट मैं आपको स्टैंडर्ड करा रहा हूं SA 520। SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स का स्टैंडर्ड है। SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स डिफाइन द वर्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज इवैल्यूएशन किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कैसे, बाय एस्टैब्लिशिंग क्या, रिलेशनशिप इन बिटवीन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल आइटम। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप among फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डाटा। और यदि इस एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद किसी भी तरह की आपको यदि कोई भी एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन आती है, इन दैट केस यदि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही डेफिनेटली। यदि एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू कोई वाइड वेरिएशंस आपको नजर आई या आपको मिस स्टेटमेंट का चांस नजर आया, इन दैट केस जो इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर का ही पार्ट माना जाएगा। इट आल्सो एनकम्पास सच इन्वेस्टिगेशन as necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information. Nature of analytical procedure, analytical procedures को दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर 1, आप कंपैरिजन कर सकते हैं एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का विद इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड, विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स एंड विद सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। एक तो हो गया कंपैरिजन, और दूसरा यू मे एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप मीन्स लाइक रेशो, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इन बिटवीन टू आइटम्स। तो वो रिलेशनशिप it may be in between two financial item or it may be in between one financial item and another non-financial item. Consideration of relationship among elements of financial information or financial as well as relevant non-financial informations. Auditor's objective, इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार, मैं आपको प्रोसीजरल पार्ट के ऊपर लेकर चल रहा हूं। प्रोसीजरल पार्ट, अब हमने ऊपर नेचर में पढ़ा कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलग अलग तरह से अप्लाई हो सकता है, कंपैरिजन की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म में, कंपैरिजन प्रायर पीरियड के साथ, एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ, इंडस्ट्री एवरेज के साथ। कौन सा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आपको अप्लाई करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। Determine the suitability of particular substantive analytical procedures. आपको कौन सा substantive analytical procedure सूट करेगा उसको डिटरमाइन करिए। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि जो सैप हैं हमारे, दे आर मोर सुटेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जिनको ओवर अ पीरियड प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओवर अ पीरियड प्रेडिक्ट, जिनकी प्रेडिक्शंस की जा सकती है। लाइक कोई रेवेन्यू की कैलकुलेशन बहुत सारा है, जिसमें एक एग्जांपल आपको ध्यान हो, मैं रेगुलर क्लासेस में भी उस एग्जांपल को कराता हूं और एग्जाम में भी आया हुआ है, होटल का रूम रेंट। होटल का रूम रेंट क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ रूम्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एवरेज टैरिफ पर डे मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। तो बेस्ड अपॉन दैट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस एक प्रेडिक्टिव मॉडल के थ्रू कि एक होटल कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा इन अ पर्टिकुलर पीरियड। नंबर 2, एनालिटिकल प्रोसीजर की सुटेबिलिटी दो और बातों पर डिपेंड करती है। आप किस असर्शन को चेक करना चाह रहे हैं और आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। कुछ केसेस में अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल भी यूज किए जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको होटल वाला एग्जांपल दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर आपको डिफरेंट एश्योरेंस लेवल प्रोवाइड करेंगे। लाइक यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं प्रायर पीरियड के साथ, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो अलग हो सकती है उस सेटिस्फेक्शन से यदि आप कंपैरिजन एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ करते या आप कंपैरिजन इंडस्ट्री एवरेज के साथ करते। सिमिलरली यदि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स को भी परफॉर्म करें, लाइक वाउचिंग को, वेरिफिकेशन को, तो डेफिनेटली आपको एक अलग तरह का एश्योरेंस लेवल मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड वैसे भी सुजेस्ट करता है कि यदि आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज ए सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज करेंगे, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स लाइक वाउचिंग, वेरिफिकेशंस। तो वही बात यहां पर लिखी गई है, पर्टिकुलर सैप मे बी कंसीडर्ड सुटेबल व्हेन टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर परफॉर्म्ड ऑन सेम असर्शन। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नंबर दो पर बात आ जाती है टू इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा की रिलायबिलिटी को इवेलुएट करना। डाटा कौन सा है? जिस डाटा के ऊपर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको होटल रूम रेंट वाला केस बताया, जिसमें मेरे पास 3 डाटा की रिक्वायरमेंट आ गई। नंबर 1, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। नंबर 2, ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या है उस होटल की। नंबर 3, एवरेज टैरिफ पर डे का क्या है। जो ये डाटा है, आपको इस डाटा की रिलायबिलिटी को भी इवैल्यूएट करना होगा। और डाटा की रिलायबिलिटी की इवैल्यूएशन में 4 मेन फैक्टर्स काम करते हैं। नंबर 1, वो डाटा का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। वो डाटा इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल डाटा आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन इंटरनल वन, ऐसे 500 में पढ़ा था। सिमिलरली इंटरनल डाटा में बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्गर। नंबर 2, कंपेरेबिलिटी। डाटा
रिलायबल तब माना जाएगा यदि वो डाटा कंपेयरेबल नेचर का है। कंपेयरेबल डाटा मींस कि जिस डाटा को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे डाटा के साथ, तो वो जो दूसरा डाटा है उसकी नेचर भी पहले वाले डाटा से मिलनी चाहिए। मान लीजिए मैं कंपनी का करंट ईयर का डाटा कंपेयर कर रहा हूं पिछले साल के डाटा से। पिछले साल कंपनी डबल शिफ्ट पर काम करती थी, इस साल कंपनी सिंगल शिफ्ट पर काम कर रही है। पिछले साल कंपनी मैनुअल लेबर के थ्रू काम कर रही थी, इस साल कंपनी मैकेनिकल वर्क के थ्रू काम कर रही है। पिछले साल एक नॉर्मल केस था, कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं था। इस साल इकोनॉमी बुरी तरह से अफेक्टेड है और कोरोना का बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जिसके कारण इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है और हमारी बिजनेस एक्टिविटी भी अफेक्ट कर रही है। तो क्या करंट ईयर के डाटा को पिछले ईयर के डाटा से कंपेयर करना लॉजिकल होगा? इसको आप इंडस्ट्री के एवरेज डाटा से करंट ईयर का एवरेज, ओनली करंट ईयर का एवरेज, उससे कंपेयर करें तो शायद लॉजिकल हो सकता है। एंटीसिपेशन निकालें, बजट बनाएं, उससे कंपेयर करें, दैट माइट सीम सुटेबल। नेक्स्ट वन, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन को आप यूज करने वाले हैं उस इंफॉर्मेशन की नेचर एंड रेलिवेंस, और नंबर 4 पर उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। तो जिस डाटा को आप यूज कर रहे हैं एनालिटिकल पर्पस के लिए, उसके ऊपर 4 मेन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 2 कंपेयरेबिलिटी, नंबर 3 नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 4 रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। अब देखिए आपने क्या किया, आपने एक सैप डिटरमाइन कर लिया, आप कौन सा सैप फॉलो करने वाले हैं, किस डाटा पर फॉलो कर रहे हैं, उस डाटा की रिलायबिलिटी आपने निकाल ली। तो अब क्या करो, इस डाटा को इस सैप के ऊपर अप्लाई करा दो। इस सैप में इस डाटा को फिल करके आप निकाल लीजिए आपके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या बनता है एक फाइनेंशियल आइटम का, या आप रेशो निकाल रहे थे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो आप रेशो निकाल लो कि एक रेशो क्या बनती है। डेवलप एन expectation of recorded amount or ratio and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify material misstatement and at the same time आपको एक रेंज डेवलप करनी है कि यदि आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट और जो कंपनी ने अपनी बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड कर रखा है उसके बीच का डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है या नहीं है। मान लीजिए आपके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बनता है 10 करोड़ रुपए का, और आपने कहा आप प्लस माइनस 5% तक टॉलरेट कर सकते हैं। एक्चुअल अमाउंट आ गया लेट से 9.65 करोड़ रुपीस। दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज एक्चुअल, डिफरेंस है 0.35 करोड़ रुपए का, और आपके हिसाब से टॉलरेबल रेंज क्या थी, टॉलरेबल रेंज थी 0.5 करोड़ की। ओके, आप इस मिस स्टेटमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर, यदि एक्चुअल अमाउंट 9.15 करोड़ रुपीस का होता, इन दैट केस जो डिफरेंस का अमाउंट है वो 0.85 करोड़ का होता, और जो ये डिफरेंस है ये टॉलरेबल रेंज के बाहर जा रहा है। यदि ये टॉलरेबल रेंज के बाहर जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे क्या कुछ सर्कमस्टांसिस में कोई इसी तरह का कोई चेंज किया गया है। इंक्वायर द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्स आपको दिया आपको उसके ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना है। और यदि आपको लगता है कि दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है जो जनरली रिक्वायर्ड है लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करिए। यह है हमारा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें एक बात और है, क्या हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को नियर द एंड ऑफ ऑडिट एज अ ओवरऑल कंक्लूजन भी यूज कर सकते हैं? तो ये स्टैंडर्ड कहता है यस, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन as to
whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity. ईयर एंड पर, सॉरी ईयर एंड नहीं, नियर द एंड ऑफ ऑडिट, नियर द एंड ऑफ ऑडिट एक ओवरऑल कंक्लूजन के लिए कि लाइक जब ऑडिट कंप्लीट हो गई तो कोई आपने बड़ी रेशोज निकाल ली, उन रेशोज को एक्चुअल से कंपेयर कर लिया, तो वहां पर एक ओवरऑल कंक्लूजन में कंपैरिजन या रिलेशनशिप आपको हेल्प कर सकती है इन डिटरमाइनिंग कि क्या आपने जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है और वो आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करती है या नहीं करती है। दिस इज ऑल अबाउट एसए 520 और इसके अंदर जो मेन चीज आपको याद करनी है वो ये है ऑडिटर प्रोसीजर्स 1 और नंबर 2 पर इन्वेस्टिगेशन। ये दो मेन पार्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं, L1 और दूसरा L2। इसके क्वेश्चन देख लें जरा जल्दी से। व्हाट आर द, ये तो थ्योरी है, ये रूम रेंटल का, एम्प्लॉय सैलरी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसकी डिस्कशन मैंने आपको करा ही दी है। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा का 4 क्राइटेरिया, 4 वर्ड याद रखने हैं, क्या क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। 4 चीजें। और ये नवंबर 18 का क्वेश्चन है। फिर इन ऑडिट ऑफ DEF, ऑडिटर मेड यूज ऑफ सर्टेन एनालिटिकल प्रोसीजर विद रिगार्ड टू सर्टेन की डाटा, result obtained shows inconsistencies with other relevant information. State the course of action that auditor should take to ensure that risk of material misstatement would be contained to a low level. तो अब inconsistency आपको मिल गई, एक सेकेंड, तो अब आपको क्या करना है? नाउ अब आपको इंक्वायर करना है मैनेजमेंट को, और यदि कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर जो आपको लगता है परफॉर्म करने चाहिए तो आप उनको परफॉर्म करिए। तो ये था हमारा SA 520। 2 मेन टॉपिक है, एक ऑडिटर प्रोसीजर्स का और दूसरा है आपका इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिट सैंपलिंग का मतलब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स को less than 100% of items within a population of audit relevance apply करना और उसके बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना पूरी पॉपुलेशन के लिए। लेट्स से आपकी एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर 10,000 ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये हो गई एक पॉपुलेशन। इसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम इज नोन एज अ सैंपलिंग यूनिट। इसमें से आपने लेट से 1200 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर ली, उसको नाम दिया जाएगा सैंपल्स, सैंपल। और ये 10,000 आइटम इंडिविजुअली इनको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअली इनको बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट, और एग्रीगेट में इनको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। एग्रीगेट के अंदर सैंपलिंग 2 तरह की है, एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और दूसरी नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सैंपलिंग जिसके अंदर आप रैंडम सिलेक्शन को यूज करते हैं एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करते हैं, उस सैंपलिंग को स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का नाम दिया जाएगा, बिकॉज दोनों ही स्टैट्स की टेक्निक है, एक रैंडम नंबर टेबल्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी। एन अप्रोच which possess the 2 characteristics, one is random selection is done with the help of random number tables, and second one probability theory. So any sampling technique which uses random selection and the use of probability theory, तो हम
उस सैंपलिंग टेक्निक को स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का नाम देंगे। और कोई भी सैंपलिंग जिसके अंदर ये दोनों फीचर नहीं होते तो उस सैंपलिंग को क्या नाम दिया जाता है? नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अ सैंपलिंग अप्रोच that does not have characteristics of random selection and use of probability theory is considered as a non-statistical sampling. Now, अब बात आ जाती है सैंपलिंग रिस्क की। सैंपलिंग का रिस्क दो तरह का होता है। एक रिस्क होता है ओवर रिलायंस का, और दूसरा रिस्क होता है हमारा अंडर रिलायंस का। वन इज ऑफ ओवर रिलायंस एंड सेकेंड वन इज द अंडर रिलायंस। ओवर रिलायंस रिस्क से हमारा क्या मतलब है कि हम सैंपल्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर गए और जिसका रिजल्ट क्या रहा, हमारी ऑडिट इनइफेक्टिव हुई क्योंकि सैंपल का रिजल्ट डिफर कर रहा है उस रिजल्ट से यदि आप 100% ट्रांजैक्शंस को चेक करते। मींस आपने माना कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है जबकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आपने माना कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है जबकि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी। अंडर रिलायंस में आप कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल वीक है जबकि वो वीक नहीं थे। आप मिस स्टेटमेंट कह रहे हैं एग्जिस्ट करती है, मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, सॉरी, आप कह रहे हैं मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो सैंपलिंग का रिस्क वो रिस्क है जहां पर ऑडिटर ने जो अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है सैंपल के बेस पर वो डिफरेंट हो सकता है उस कंक्लूजन से यदि वो पूरी पॉपुलेशन को चेक करता। तो दो तरह के रिस्क आ जाते हैं इसमें, एक ओवर रिलायंस का रिस्क और दूसरा अंडर रिलायंस का रिस्क। आगे बढ़ते हैं। नॉन सैंपलिंग रिस्क, जो रिस्क आपकी सैंपलिंग के कारण नहीं है, आपके गलत प्रोसीजर्स के कारण है, दैट इज नॉन सैंपलिंग रिस्क। फिर एक टॉपिक गिवन है स्ट्रेटिफिकेशन का, यह आपको आता ही है, एक हेटेरोजीनस पॉपुलेशन को होमोजीनस ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। समटाइम्स एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होती है जिसके अंदर मैं सेल्स का एग्जांपल लूं जो मैंने रेगुलर क्लास में भी लिया हुआ है कि होलसेल है, रिटेल है, एक्सपोर्ट सेल है, लोकल सेल है, रिलेटेड पार्टीज को सेल है, गवर्नमेंट को सेल है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स हैं। तो यदि आप इस पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल निकालोगे तो वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पूरी पॉपुलेशन का। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इस पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर। जब आपने इस पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करा सिमिलर नेचर के, तो वो सारे इंडिविजुअल ग्रुप क्या बन जाते हैं, स्ट्रेटा बन जाते हैं, और आप फिर इस एक ग्रुप में से सैंपल्स को सिलेक्ट करें। जब आपने इस तरीके से हर एक ग्रुप में से सैंपल्स को सिलेक्ट किया तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि वो सैंपल्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पूरी पॉपुलेशन को। इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। फिर मेरे पास दो छोटे छोटे वर्ड और हैं। एक वर्ड है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का और दूसरा वर्ड है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में यूज किया जाएगा इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और जबकि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में यूज किया जाएगा। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट्स जिनको आप बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टॉलरेट कर सकते हो, मींस इग्नोर कर सकते हो, एंड दीज मिस स्टेटमेंट्स आर क्लियरली ऑफ ट्राइवियल नेचर। एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंटरनल कंट्रोल की डेविएशंस, इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज को एडहियर ना करना, उनको कंप्लाई ना करना, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस हैं, बट वीकनेसेस आर नॉट सो मच सिग्निफिकेंट कि जिसके कारण अकाउंटिंग डाटा में कोई मिस स्टेटमेंट्स क्रिएट हो रही हो तो हम
ऐसे इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस को टॉलरेट कर सकते हैं। तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन दैट इज डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। एंड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एक मॉनिटरी अमाउंट है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डाटा है। और इसके लिए आपको एसए 320 में आप एक वर्ड पढ़ते हैं एंड दैट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसमें एक तो वर्ड होता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इज बीइंग डिटरमाइंड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, बट कई बार क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ सम अनआइडेंटिफाइड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मे एक्सीड द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। तो यदि वो छोटी छोटी गलतियां मिलकर मटेरियलिटी को क्रॉस कर सकती हैं, तो ऑडिटर क्या करता है, उसको एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को निकालना होता है जो मटेरियलिटी लेवल के नीचे होता है। तो यदि ऑडिटर को कोई गलती मिलती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी तक, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के नीचे, उसको वो टॉलरेट कर सकता है। बट यदि कोई भी गलती परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लेवल पर पहुंच रही है, जितना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का अमाउंट लेवल आपने सेट किया है, यदि कोई भी मिस स्टेटमेंट उस लेवल के ऊपर पहुंच रही है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसको या तो करेक्ट कराएं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 450, या फिर आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 705। तो ये दो वर्ड और हैं हमारे पास, एक टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का और दूसरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का। इनके ऊपर एक दो बार आई थिंक क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है कि जो एसए 530 है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। उसके लिए मेरे पास तीन तरह के स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है सैंपल की डिजाइनिंग का, साइज का एंड सिलेक्शन का। मुझे सैंपल की डिजाइनिंग करनी है इन सच अ मैनर कि मैं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करवा सकूं, और इस पर्पस के लिए अभी मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया था स्ट्रेटिफिकेशन का। सो auditor is required to design the sample in such a manner that the sample select should represent the entire population। एक बात। नंबर दो, अब आपने डिजाइनिंग कर ली, डिजाइनिंग करने के बाद अब आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रेटा में से सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। किस ग्रुप में से कितनी ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट किया जाए, कितनी ट्रांजैक्शंस को एज ए सैंपल कवर अप किया जाए, तो वो आपकी जजमेंट है। लेकिन इस जजमेंट को आपको इस तरीके से अप्लाई करना है दैट नंबर ऑफ सैंपल्स शुड बी एप्रोप्रिएट सो दैट वी कैन रिड्यूस आवर रिस्क टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल। इतना कम ना हो सैंपल कि हमारा रिस्क बढ़ जाए। एंड नंबर 3, वंस आपने नंबर भी डिटरमाइन कर लिया, तो अब आपको सेलेक्ट करना है एक्चुअल सैंपल। सैंपल सिलेक्शन के लिए मेरे पास 5 मेथड है। एक सिस्टेमैटिक सिलेक्शन, दूसरा ब्लॉक सिलेक्शन, तीसरा हैफेजर्ड सिलेक्शन, फोर्थ रैंडम नंबर एंड फिफ्थ मॉनिटरी वैल्यू सिलेक्शन। तो मैंने अभी आपको ये पार्ट कराया है, एक सैंपल का डिजाइन, नंबर 2 साइज एंड नंबर 3 पर सिलेक्शन। और सिलेक्शन के 5 मेथड हैं। रैंडम सिलेक्शन बाय यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल, सिस्टेमैटिक सिलेक्शन पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सैंपल से। रैंडम सिलेक्शन में क्या होगा, लेट से आपने एक रैंडम नंबर जनरेटर डाला और उसके पास आपके पास एक रैंडम नंबर टेबल निकल करके आ जाएगी, उसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई गैप यूनिफॉर्म नहीं है, कोई ओड इवन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सिस्टेमैटिक के अंदर क्या होगा, मान लीजिए 1000 ट्रांजैक्शन है और आपको 100 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करनी है, तो ठीक है, एवरी 10th आइटम आप एज ए सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरी यूनिट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को एज ए सैंपल आप सिलेक्ट कर लीजिए। हैफेजर्ड सिलेक्शन कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, ये प्योरली आपकी जजमेंट पर डिपेंड करता है। ब्लॉक सिलेक्शन, मान लीजिए 1000 ट्रांजैक्शंस हैं और आपको इसमें से 100 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करनी है। 100 ट्रांजैक्शन आपने सिलेक्ट की, 10-10 ट्रांजैक्शन के 10 ब्लॉक, तो आपके पास 10 ब्लॉक बनाने हैं। तो एक ब्लॉक हो गया कितने का, 100 का। अब आप क्या करेंगे, पहले ब्लॉक में से पहला ब्लॉक हो गया आपका 1 से 100 का,
दूसरा ब्लॉक हो गया 101 से 200 का। इसमें से 10 ट्रांसेक्शन आपने मान लो 11, 12 से लेकर 20 तक सिलेक्ट कर ली। फिर दूसरा ब्लॉक है 101 से 200 का, इसमें मान लो आपने 151, 152 से लेकर 160 तक सिलेक्ट कर दी। इसमें हुआ क्या, 20 के बाद सीधा 151 आया, गैप भी है और ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी है। सो 5 मेथड है जिसके थ्रू आप सैंपल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया मेरा सैंपल डिजाइनिंग का, साइज का एंड सिलेक्शन का। वंस आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिए तो जो भी आपका डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर है वो अप्लाई करो। मान लो आपके पास 100 सैंपल हैं और आपका डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर था एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेने का। मैनेजमेंट ने कहा 98 कंफर्मेशन हम आपको अलाउ कर रहे हैं, बट 2 कंफर्मेशन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने रीजन पूछे, मैनेजमेंट ने रीजन दिए, रीजन सेटिस्फैक्टरी थे, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो जो कंफर्मेशन है वो 98 की है, ओके, 2 और एडिशनल ले लो, 2 एडिशनल ले लो। इनको बोला जाता है रिप्लेसमेंट सैंपल। और इन जो आपके ये 2 ओरिजिनल सैंपल थे इनके ऊपर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करा दो, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करा दो। सो इस तरीके से हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। वी नीड टू अप्लाई द डिजाइन्ड ऑडिट प्रोसीजर ओवर द सैंपल सेलेक्टेड। However, if the designed audit procedure cannot be applied over the sample selected, in such situations, we need to select additional sample and we apply designed audit procedures over the original samples, over the replacement samples. However, original samples के ऊपर हम alternate audit procedures को perform करेंगे। Thereafter, evaluating the result of audit sampling. जो आपने सैंपल्स का रिजल्ट निकाला है, अब आपको इस पूरे रिजल्ट को इवैल्यूएट करना है सो एज टू डिटरमाइन क्या मैं इस रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकता हूं। इफ यू थिंक दैट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल कैन बी अप्लाइड ओवर द एंटायर पॉपुलेशन, then determine a conclusion for the entire population and based upon that conclusion express your opinion. However, sometimes it may happen that you are not comfortable in framing the conclusion for the entire population based upon the results of the sample. इन सच सिचुएशंस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस को जिसको आप सैंपलिंग के रिजल्ट के बेस पर कंक्लूड नहीं करना चाह रहे, उसके लिए आपको कुछ और प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ेगा और फिर वो जो नए प्रोसीजर्स आपने या फर्दर प्रोसीजर या एडिशनल प्रोसीजर जो आपने डिजाइन करे हैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, उनके ऊपर उन प्रोसीजर्स को अप्लाई करिए एंड देन डिटरमाइन द कंक्लूजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। सो इस तरीके से ऑडिट सैंपलिंग का रिजल्ट चलता है। अब आपको जो चीजें कवर अप करनी है इस स्टैंडर्ड के रेफरेंस में, नंबर 1 तो ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आया हुआ है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सैंपलिंग रिस्क ये भी याद करना है आपको, ये भी आया हुआ है। स्ट्रेटिफिकेशन ये भी आया हुआ है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ये भी आया हुआ है। सैंपल डिजाइन साइज सिलेक्शन ये भी आया हुआ है। सैंपल के मेथड ये भी आया हुआ है। अब आप कहोगे सर सारा तो कह दिया जी, इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन, इस स्टैंडर्ड में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको लगभग ये स्टैंडर्ड तो पूरा ही कवर अप करना होगा। और इसका तो आप स्कैनर भी कर लो तब भी सफिशिएंट है। क्यों, स्कैनर में भी आपको ये पूरा स्टैंडर्ड सारे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिल ही जाना है। अच्छा, इसमें लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मींस व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन के टाइम पर सैंपल सिलेक्शन, यदि आपको लगता है रिस्क ज्यादा है सैंपल बढ़ाइए। आपने अपनी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ा ली, आप बड़ी गलती भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है, सैंपल साइज डिक्रीज कर दो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन,
आपको लग रहा है डेविएशन, गलतियों के चांस, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस के चांस ज्यादा हैं, सैंपल बढ़ाओ ना। आप अपना एश्योरेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, एश्योरेंस लेवल बढ़ाना है तो ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी ना, इंक्रीज द सैंपल्स। तो इसी तरह से टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए है, आपकी असेसमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की आपको लगता है रिस्क ज्यादा है, सैंपल बढ़ाइए। आप एक ही असर्शन पर एक से ज्यादा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल डिक्रीज कर सकते हो क्योंकि आप नंबर ऑफ प्रोसीजर्स को बढ़ा रहे हो, प्रोसीजर्स ज्यादा कर रहे हो। एक ही ट्रांजैक्शन को आप एनालिटिकल प्रोसीजर से चेक कर रहे हो, उसी ट्रांजैक्शन पर आप वाउचिंग भी कर रहे हो, उसी ट्रांजैक्शन पर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू भी काम कर रहे हो। तो ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज करे हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में, तो आप अपने सैंपल साइज को कंपैरेटिवली कम रख सकते हैं। लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ाओगे, सैंपल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। मिस स्टेटमेंट की रेंज बढ़ा रहे हो, हां मैं बड़ी गलती भी एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, सैंपल साइज डिक्रीज कर दो। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, जैसे जैसे चेकिंग कर रहे हो मिस स्टेटमेंट के बड़े बड़े अमाउंट मिल रहे हैं, सैंपल को बढ़ाओ। स्ट्रेटिफिकेशन, प्रॉपर डिजाइनिंग करके काम कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो प्रॉपर, तो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सैंपल का साइज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, यदि आप इस पॉपुलेशन में से, आप पॉपुलेशन में 5 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, आप चाहते हो आप एक सैंपल निकालो और उसमें 5 कैटेगरी के सैंपल आ जाएं, 5 कैटेगरी के सैंपल आ जाएं, और आपने इसको स्ट्रेटिफाई नहीं किया, तो आपको कितने सैंपल निकालने पड़ेंगे सोचिए। बट मैंने इस पॉपुलेशन को 5 भागों में बांट दिया और मैंने कहा इसमें C1, इसमें C2 सैंपल, इसमें C3 सैंपल, इसमें C4 सैंपल, इसमें C5 सैंपल। यदि मैं ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन करके सैंपल्स को सिलेक्ट करता हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या मेरे पास हर कैटेगरी का सैंपल होगा या नहीं होगा? होगा। बेशक मैं यहां से 2 निकाला, यहां से 1 निकाला, यहां से 2 निकाले, यहां से 2 निकाले, यहां से 1 निकाला, बट यदि मैं इस पूरी पॉपुलेशन में से 8 सैंपल, जैसे मैंने यहां पर ये टोटल 8 सैंपल निकाले, यदि मैं यहां पर 8 सैंपल निकालूं बिना स्ट्रेटिफिकेशन के, और मैं चाहता हूं कि मेरे सैंपल में 5 की 5 कैटेगरी आए, तो मुझे सैंपल के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यदि मैंने स्ट्रेटिफिकेशन कर दी तो मैं सैंपल के साइज को डिक्रीज कर सकता हूं। इसके क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल, सैंपलिंग का रिस्क, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, सैंपल डिजाइन साइज सिलेक्शन, ऑडिट सैंपलिंग ऑन अ रैंडम बेसिस, एन ऑडिटर वाइल an auditor while analyzing the errors in a sample need not consider the qualitative aspect। ये जब आप इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस का टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर मिल जाएगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्यों कंसीडर ना करें, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल 5 हैं, हैफेजर्ड सिलेक्शन, ब्लॉक सिलेक्शन, प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सैंपल्स, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो इस स्टैंडर्ड से आए हैं। सो इसके साथ हमारे ये तीनों स्टैंडर्ड की रिवीजन भी कवर अप हो जाती है। एसए 500, 5, 520 एंड 530 ये हमने आज कवर अप किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम बात करेंगे 540 एंड 550 की। तो इस सेशन को हम आज यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में 540 एंड 550 के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।